जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर रहे हैं। आर्टिकल 370 अब कभी नहीं लौट सकता। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार के अवसर नए पैदा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2024 तक के वक्त को गोल्डन एरा के तौर पर परिभाषित किया है, स्वर्णिम काल। उन्होंने इसी के साथ 10 महत्वपूर्ण मुद्दे, व्यवस्थाएं और वादे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर जारी किए। जम्मू में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का था और रहेगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में राज्य का विकास हुआ और हो रहा है। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी की ताकतवर फैसले का नतीजा है। धारा 370 इतिहास बन चुका है, हम इसे कभी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि एक जमाने में धारा 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन और उनके लिए नतमस्तक होती सरकारें रहीं। आप सभी जानते हैं कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमने इस भूभाग को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा। कई साल हो गए, 2014 तक यहां अलगाववाद, आतंकवाद की परछाई रही। कई फैक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते थे। 14 से 24 की अवधि शांति, विकास, सुशासन के नाम रही। टूरिज्म समृद्ध हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इनमें 47 घाटी की और 43 जम्मू संभाग की है। अब यहां पर 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है और उसके बाद नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र अब तमाम जो पार्टी प्रत्याशी हैं वो आम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान, और उससे पहले कि मेहमानों का रुख करूं उससे पहले हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक सर, कितना महत्वपूर्ण है 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव 10 साल बाद, और 10 साल बाद होने वाले इस विधानसभा चुनाव में इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पर आम जनता के सामने बीजेपी ने यह संकल्प पत्र जारी किया। देखिए, ये जो कुछ जिस तरीके का भी संकल्प पत्र आया है ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस था। कुछ लोगों के लिए एक अच्छी राहत है इसमें, कुछ लोग निराश भी होंगे इसमें क्योंकि जिनको एक्सपेक्टेशंस थी कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो शायद उस तरीके से अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं अभी सुन पा रहा हूँ, उतना उसमें नहीं नज़र आ रहा है। स्पेशली जिस तरीके से रोज़गार के मौके देने की बात कही गई, अब ये कौन से रोज़गार होंगे, ये एक बड़ा डिबेट है। आइदर दे आर गवर्नमेंट जॉब्स, या ये रोज़गार वो होंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, फिर वहाँ से रोज़गार मिलेगा, तो ये वो होगा। एक तो इसमें एक इलॉबरेट जब वो हमारे हाथ आएगा पत्र, उसमें कुछ चीज़ें और डिटेल में होंगी। फिर दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर लाखों लोग, जिसका थोड़ी देर पहले रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बात जब शुरू की थी शुक्रिया करते हुए, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो पिछले कई सालों से इस बात की आशा लगाए हुए हैं कि उनके मामले हल होंगे। उस पर डायरेक्टली कोई बात अभी तक मुझे इस संकल्प पत्र में नजर नहीं आई, लेकिन महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रिसर्चर्स के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर इस पत्र के अंदर है। लेकिन क्लियर कट 2-3 बातें हैं, जैसा जो क्रोनोलॉजी गृह मंत्री साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बता चुके थे, उसको आज उन्होंने दोबारा दोहराया कि देखिए हमने जो वादे किए हम आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पूरा करें। एट द एंड ऑफ द स्टेटहुड वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने वादा किया वो आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज जो बड़े मुद्दे गिनने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से की गई, अपनी पार्टी की तरफ से की गई, अभी कांग्रेस का देखना होगा कि वो किस तरीके का रास्ता लेंगे, उसके मुकाबले में एंटायरली डिफरेंट मैनिफेस्टो आज बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया। इससे पहले कि मैं दिनेश मंगोत्रा जी के पास जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए इशफाक सर कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई सरकारें अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती है। हमने 10 सालों में स्टोन पेल्टिंग को जीरो किया, बंद की कॉल को जीरो किया, अलगाववाद को एकदम समाप्त कर दिया, टीयर शेलिंग कुछ नहीं होती है, टूरिज्म बढ़ा है और लोगों की आमद भी बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो ये जब चीजें हैं जो आम जनता के बीच लेकर जाएंगे, तो आम जनता क्या, आपको क्या लगता है कितने स्ट्रांगली इन पर रिएक्ट करेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद एंटायरली सिनेरियो चेंज हुआ है कश्मीर प्रोविंस का। सबसे बड़ी बात, जो हड़तालों के कैलेंडर आते थे वो बंद हो गए हैं, चाहे वो
अलगाववादी नेता बंद किए गए या किसी भी तरीके से हो, एक रिट स्टेट गवर्नमेंट की चलने लगी वहां पर कि भैया हम जब चाहे तभी छुट्टी होगी, अदरवाइज आपके कहने पे न तो कारोबार बंद होगा ना स्कूल कॉलेज बंद होंगे। एक ये बात सही है जो साफ दिख रही है। दूसरा जो कहा गया कि जनाब टेररिज्म को टूरिज्म के साथ हमने कन्वर्ट किया, तो मुझे अभी तक जो अंदाजा है शायद उतना बड़ा टूरिज्म नहीं आया है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जाए। अगर आप यात्रा वात्रा सबको मिलाकर देखें देन इट्स ओके, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप 90s को देखेंगे, 90s जो स्टेट का रिकॉर्ड है 90 से लेकर 95 तक, फिर 96 से लेकर 2000 तक, फिर 2000 से लेकर 2019 तक, तो आपको ये मैचिंग फिगर नजर आएंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि अल-फरहान नामी एक आतंकी संगठन था जिन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को मारा था, उसके बाद काफी डिक्लाइन हुआ था, लेकिन फिर वो रिवाइव हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके और वो आना शुरू हो गए हैं। बीच में कोविड का भी मामला चला। बाय एंड लार्ज आप देखेंगे टी को टी से रिप्लेस करने की जो बात है टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, लेकिन बड़े कैनवास पर वो चीज नहीं। अब आप जब टूरिस्ट को ला रहे हैं तो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है? होटल आज भी वही है, आपके जो मूविंग प्लेस आज भी वही है, ट्रांसपोर्टेशन कोई नई नहीं बनी इन 10 सालों के अंदर। तो ये जब इलॉबरेशन में आएंगी, विपक्ष जब इस पर बात करेगा तो वो अलग इसको लेकर चलेगा, लेकिन टी को टी से रिप्लेस किया गया। अगर आप गृह मंत्री के एंगल से देखेंगे, गृह मंत्रालय से देखेंगे तो दैट इज फैक्ट। टेररिज्म कहां पर था, टूरिस्ट कहां पर आया, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो 10 साल में उनके फिगर्स को मैच करते हुए नजर भी आएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। फिर जब आप और इसको आगे बढ़ाएंगे कि अलगाववाद के बाद, टूरिज्म के बाद जब आप इसको देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो बिल्ड किया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बारी आएगी तो स्मार्ट सिटी जब अनाउंस हुई थी वो अभी भी बन रही है, कब लास्ट डेट होगा किसी को नहीं पता है। साइमल्टेनियसली 2 एम्स बनाने की एक साथ बात हुई, एक को इनॉग्रेट किया गया, ओपीडी आज शुरू हुआ है, अभी कश्मीर वाले का क्या बनेगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ नई डेस्टिनेशंस के ऊपर कुछ टूरिस्ट हट्स बनी है, कुछ और चीजें बनी है। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे, और पहले भी चलता था आज भी हुआ, कुछ नई चीजें इसमें ऐसी कुछ नहीं दिखी कि भैया कि एक स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पर लिया गया, लेकिन हालात बदले हैं। हालात के साथ साथ क्या सोच बदली है, यह एक बड़ा सवाल होगा। और जिस तरीके से यह कहा गया कि 10% से 70% वोटिंग हुई है, यह क्रिस्टल फैक्ट है। हम कभी नहीं देखते थे कि जमात इस्लामिया वोट के लिए जाए, चाहे जिस भी हालात के सही वो वोट के लिए आए। तो कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि देखिए हमने हालात को काबू में किया है और हमने सबको जमहूरियत के झंडे तले लाया है, उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब नजर होते हुए आ रहे हैं। ठीक है। दिनेश मंगोत्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत तल्ख टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके स्टेटमेंट से खुश हो रही है, नाराज हो रही है। लेकिन दिनेश मंगोत्रा जी, ये जो संकल्प पत्र है, क्या ये बीजेपी के लिए जीत का सौदा बनता हुआ नजर आएगा, एक जरिया बनेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस विधानसभा चुनाव में जीत की तरफ आगे बढ़ेगी? जब आपने इसको ओवरऑल पूरा खंगाला, एनालाइज किया, आपका इस पर फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ कहता है दिनेश जी? आपका शुक्रिया, और जो मेरे 2 को पैनलिस्ट हैं उनको सब दोनों को गुड इवनिंग। तो अभी तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, जैसे आपने बताया मैंने भी सरसरी नज़र मारी है इनके संकल्प पत्र पे। तो ये मेरे एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन वो वादे जब जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वादे जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री जी दिल्ली से चले तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट हॉटस्पॉट से हमने टूरिस्ट हॉटस्पॉट पे कन्वर्ट कर दिया। उनका ये जो पोस्ट था, ये उनका जो एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया था, वो क्लियर इंडिकेशन था कि बीजेपी टूरिज्म और टेररिज्म को एक इलेक्शन का मुद्दा बनाएगी। क्योंकि जैसे गौहर जी ने कहा, गौहर जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है 2014 से लेकर 2024 तक। जैसे जो एजिटेशनल टेररिज्म है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनके जो फाइनेंशियल लिंक्स थे उनको स्नैप कर दिया। ये बीजेपी की अचीवमेंट है। अगर बाकी जैसे गौहर जी कह रहे हैं, बाकी बातें जो हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं वो अनसॉल्व्ड ही हैं। जैसे जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो तवी पे जो आर्टिफिशियल लेक की बात हो रही है, कई सालों से हो रही है। एम्स को अभी इनॉग्रेट किया गया, आनंद फानन में इनॉग्रेट किया गया। जो जम्मू स्मार्ट सिटी, आपने देखा कि पहली मानसून में जम्मू स्मार्ट सिटी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, आपने अरबों रुपया उस पर खर्च किया। तो ये इशू आने वाले चुनावों में बनेंगे, लेकिन बीजेपी इन चुनावों में 370 और टेररिज्म को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है
कि बीजेपी का मुकाबला जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया है। बीजेपी कांग्रेस को पुश टू द बॉल करना चाहती है, डिफेंसिव मोड पे लाना चाहती है ताकि बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन करे टेररिज्म और 370 को एक मुद्दा बना के। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि 370 यहाँ पे एक हिस्ट्री है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको बीजेपी बड़ा जोर शोर से 370 और टेररिज्म को मुद्दा बनाएगी ताकि कांग्रेस को खासतौर पर कटघरे में खड़ा दिया जा सके। नहीं, अब ये बताइए दिनेश जी, बीजेपी का एम्फसाइसिस क्या है? 10 साल के पूरे इस अंतराल को वो स्वर्णिम काल के तौर पर देखते हैं, गोल्डन एरा, लेकिन जो तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं वो 5 अगस्त 2019 की बाद की ही गिना रहे हैं। तो क्या बेहतर आपको उस स्वरूप में नजर आ रहा है? देखिए कुणाल जी, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बीजेपी के जो थिंक टैंक है, मुझे नहीं समझ आती वो कौन लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो एलजी के शासनकाल में, जब गवर्नर रूल में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ एंटी पीपल स्टेप उठाए गए, लोगों पे रिजेंटमेंट है। जैसे डिजिटल मिलिटराइजेशन की बात हुई, डेली वेजर को परमानेंट नहीं किया गया। बीजेपी को उन चीजों को ओन नहीं करना चाहिए, बीजेपी को डिसओन करना चाहिए कि हमारा शासन नहीं है, हम आएंगे तो अब ये ठीक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी उसको ओन कर रही है ऐसी चीजों को, और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं होना चाहिए था क्योंकि बीजेपी शासन में नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो हर चीज को ओन करती है कि एलजी भी हमारे हैं, जो पहले गवर्नर थे वो भी हमारे हैं, तो उसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में डेफिनेटली होगा क्योंकि कोई भी सरकार अगर 10 सालों से चल रही है तो उसके एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के ऊपर जा रही है, क्योंकि बीजेपी पर नहीं जाएंगे, बीजेपी शासन नहीं कर रही जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इससे पहले कि आदर्श जी के पास आऊं, छोटा सा रिएक्शन इस्फाक सर, 2 शब्दों को बहुत मिस किया इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के इस पूरी प्रोसेस के दौरान। एक था कश्मीरी पंडित, उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ खास उम्मीद थी, और दूसरा था डेली वेजर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान करना, क्योंकि लगातार काफी समय से हम डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। इन 2 शब्दों को आपने कहीं देखिए, कश्मीरी पंडित को लेकर जब बाद में सवाल एक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक इलॉबरेट स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी घर वापसी का हमने प्रोग्राम बनाया, अगर किसी का घर छीना गया तो उसको वापस भी दिलाया गया। अब वो कितने लोगों ने लिया, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और शायद दिनेश जी मेरे से ज़्यादा इस पर रिसर्च कर चुके हैं और इनके मैंने बहुत सारे राइटअप्स भी पढ़े हैं। फिर जहाँ तक रोजगार की बात करें, उन्होंने कहा कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए से। मैंने यही कहा कि ये योजना जो आएगी ये गवर्नमेंट सेक्टर में आएगी या प्राइवेट सेक्टर में आएगी, इसमें थोड़ा सा और खंगालना होगा। लेकिन जो लाखों लोग डेली वेजर्स है, कैजुअल्स है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिनको लेकर इसी कमेटी के एक सीनियर मेंबर ने कहा था कि जब हम जीत कर आएंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर हम उन सभी को बिल्कुल जी परमानेंट करेंगे, उनके तमाम मसले हल करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। और उसके बाद बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप थी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए थे कि भैया इतना जो आपने नहीं इमोशनल नहीं होना चाहिए था और ऐसे कार्ड्स नहीं खेलने चाहिए थे। बहरहाल वो कह चुके हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड है ये चीज़ें, तो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। जैसे अभी दिनेश जी बता रहे थे स्मार्ट मीटर्स का मामला, हमें कहा गया कि हम जी पावर डेफिसिट स्टेट है, अब आपको पावर सरप्लस बनाया जाएगा। ये पावर सरप्लस कितने सालों में बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या कुछ होगा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जो हमें उम्मीद थी कि शायद ये बड़ी पार्टी है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। ठीक है, आदर्श गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी का 10 मुद्दों के साथ संकल्प पत्र जीत की गारंटी में कितना कन्वर्ट होता हुआ आप देख रहे हैं, और जिन मुद्दों को इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच रखा है इस 24 के विधानसभा चुनाव में, ये कितना रेलेवेंट लग रहा है, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है और कितना कन्वेंशनल लग रहा है आपको? जी धन्यवाद आप सबका। आज का जो घोषणा पत्र जिसे पेश किया गया, जो लाया गया है, इसका जो सामने दिख रहा है अभी जो एक सरसरी तौर पर नजर डाले, 2 चीजें। एक तो पहली ये है, ये किसी ना किसी तरीके, जैसे दिनेश जी ने कहा, एनसीपी और कांग्रेस को जवाब देना चाहते हैं, 370 को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, और खासकर जम्मू के अंदर वो कांग्रेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको शपथ बताया गया, क्योंकि बार बार ये बात आज सिर्फ होम मिनिस्टर ने नहीं पूछी, बार बार यहाँ पे जब भी कोई बात होती है कैसे भी यही बात पूछता है, आप लोग भी बार बार कांग्रेस से पूछते हैं क्या आप सहमत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र आया, क्योंकि कांग्रेस का तो अपना घोषणा पत्र आया नहीं है, क्या आप उस पर सहमत है कि 370 को वापस लाया जाएगा, 35 को लाया जाएगा, या पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी? तो इस बात को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बार बार वो भाई इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि 370 जो है वो एक इतिहास बन चुका है, वो बीते दिनों की बात है। हर बार उन्होंने यही
बात कही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इन चुनावों के बीच में, खासकर जम्मू प्रदेश के बीच। बाकी जो चीजें गौर साहब ने बहुत सी चीजें बताई है मिसिंग है, उसमें कोई शक नहीं, वो मिसिंग है। लेकिन जो चीजें उन्होंने लाई है सामने, उसमें से अधिकतर चीजें हैं वो जम्मू को मद्देनजर रखते हुए की हुई है उन्होंने। चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो दूर दराज पहाड़ों के लिए लैपटॉप और टैब वगैरह देने की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, मेडिकल कॉलेज जो भी तरह स्टूडेंट्स के दिन में क्या 10,000 स्टूडेंट और बढ़ाए जाएंगे, सब चीजें जो है इनका मकसद एक ही है कि जम्मू में अधिकतर लाभ देने की कोशिश की जाए, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें जम्मू से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके और कश्मीर के साथ बातचीत करके अपनी हुकूमत बनाए। जम्मू को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के लेक के बारे में बात की है उन्होंने। अगर जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने की सबसे बड़ी बात जो की है कि जिस तरह रजौरी थरना मंडी के फैक्ट है कि रजौरी थरना मंडी 7 लेक्स जो है आज तक इग्नोर की गई है, उनको उनके बारे में उन्होंने बात की है। एक बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए ये हब बन सकता है। मेट्रो की बात की है, मेट्रो की बात भी अगर है, जम्मू से कश्मीर के लिए मेट्रो की बात की है। ये जो सब चीजें 70 साल से उन्होंने कहा जो चीजें अछूती रही हैं उन सब के ऊपर हमने नजरसानी कर रहे हैं, उन सब चीजों को लाना चाह रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको लाभ मिल सके। 10 सालों को उन्होंने सबसे बड़ा पीरियड बताया, गोल्डन एरा बताया, 10 साल जो है उन्होंने गोल्डन एरा बताया। लेकिन बहुत सी चीजें इसमें जो है जो सामने आ रही हैं, एक बार फिर वही बातें हैं जो सबके घोषणा पत्र में होती है। बिजली में कटौती नहीं होगी, बिजली में किसानों को फायदा दिया जाएगा, या आवास योजना है, या जितनी भी चीजें हैं वो सब वही पुरानी है, कुछ इसमें खास नया नहीं है। कोई एक आध चीज को छोड़ के बाकी कोई चीज नहीं है, सभी के घोषणा पत्र एक जैसे है। मेन मुद्दा इनका 370-35 को लेके कांग्रेस को नीचा दिखाना है जम्मू के अंदर। ठीक है। अब दिनेश जी, जब आम जनता के बीच स्टेट इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो आम जनता ये देखती है कि ये हमसे कितना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आपने पीडीपी का भी इलेक्शन मैनिफेस्टो देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आपने देखा होगा। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सेम से ही है कि ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर हम करेंगे, बिजली की व्यवस्था को सही करेंगे, जो बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं उन्हें कम किया जाएगा, फ्री बिजली दी जाएगी, जो दवाइयां हैं उनको उनके रेट्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जो बहुत महंगी बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए तमाम चीजें हैं। बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो नेशनल नैरेटिव शो कर रहा है। आम जनता की जो नजर है वो किस मैनिफेस्टो पर ज्यादा बेहतर होगी, नेशनल नैरेटिव वाला मैनिफेस्टो या फिर जो उनको सीधे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और उससे आने वाले कुछ समय के लिए ही उनकी जिंदगी बेहतर होती नजर आएगी? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसको अगर जम्मू कश्मीर में अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करना है, उसको नेशनल पर्सपेक्टिव भी अपने दिमाग में रखना है। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के थ्रू नेशन को मैसेज देना चाहती है। 370 बीजेपी की सिर्फ जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल नहीं करती, बीजेपी पूरे देश में इस्तेमाल करती है। इसलिए बीजेपी ने बड़ा एग्रेसिवली 370 को अपने मैनिफेस्टो में रखा है। जब तो लोकल इश्यूज हैं, अभी ये पूरा डिटेल में उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या बीजेपी ने पावर टैरिफ पे कुछ बात की है, क्या फ्री पावर देने की बात की है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने की है, जहां अपनी पार्टी ने भी काफी बढ़ चढ़कर उसमें प्रॉमिस किया है कि शायद हम 500 यूनिट फ्री देंगे। तो ये अभी डिटेल में इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। अभी सबके पास कॉपी तो आई नहीं, सिर्फ मतलब मेन पॉइंट्स ही आए हैं, तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश भर में ये बात चल रही है, जो पावर टैरिफ की बात है, आज आप पंजाब में देखो, आज पंजाब ने सारा पूरा रोल बैक कर लिया सारा सिस्टम, जो उन्होंने फ्री पावर की बात की थी। ये चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। खाली आप इलेक्शन जीत सकते हो इन चीजों पे, लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहां पे हमारा TND लॉसेस में अब सेकंड नंबर पे पूरी कंट्री में। ठीक है, लेकिन गौहर सर, अगर हम देखें बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, लंबा समय है, चाहे 10,000 किलोमीटर का पूरा मायाजाल बिछाना हो सड़कों का, मेट्रो को लेकर आना हो, या फिर जो किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाना हो, सिलेंडर की संख्या बढ़ाना हो, ये कितना इंपैक्टफुल नजर आ रहा है आम जनता? क्योंकि आप तो लगातार जम्मू कश्मीर को बहुत लंबे समय से क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे, इलेक्शन भी और नॉन इलेक्शन भी, दोनों ही तरह से। मोटे 25 प्रॉमिसेस हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, और वो 25 प्रॉमिसेस जब आप खंगालते हैं, खोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिकोड करते हैं, तो वो हर एक सेक्टर के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बिजली का एक बड़ी समस्या, जैसे दिनेश जी भी बता रहे थे, स्मार्ट मीटर है, पावर कट्स लग रहे हैं, तो उसमें मुझे अभी तक जो मैंने देखा है, कोई
क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। यही वजह है कि जब नेशनल हुकअप की पार्टी कोई हो जो नेशनल लेवल पर हो, उनका स्टेट प्रायोरिटी तो होती है, लेकिन वो अपना फ्रेमवर्क सारा नेशनल लेवल का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो फ्री बीज वाला मामला नहीं है। हाँ, एक सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश की गई है, डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे उसकी बात की गई है, किस तरीके से हम और गरीबों तक पहुंचे, या विडो और डाइवोर्स पेंशन को डबल करने की बात की गई है। कुछ चीज़ें यहाँ पर है जो विद इन द फ्रेमवर्क वो हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें शायद मुमकिन नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, उससे कहीं बहुत दूर बीजेपी रही है। और मुझे अभी तक जो दिखा इन 25 प्रॉमिसेस में ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो कल जाकर रोल बैक करना पड़े। जैसे अभी दिनेश जी कह रहे थे या हमारे कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि यह पॉसिबल ही नहीं है जी आप 300-400 यूनिट फ्री करें, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया हर महीने आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे कि कर्जा हो हमारी स्टेट पर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स उतने नहीं रहते हैं। तो यहां पर बिल्कुल खामोशी है उस मामले पर। लेकिन सरप्लस स्टेट बनाई जाएगी, अच्छा वो भी टाइम फ्रेम नहीं है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इतनी बिजली हम पैदा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पावर जनरेशन है लोकल हो सकती है। कुछ चीजें लिखी गई हैं, लेकिन वो भी बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में है कि कल कोई सवाल भी ना उठे और बात भी नीचे चली जाए। दरअसल जैसे दिनेश जी और हमारे दूसरे साथी बता रहे हैं, काउंटर कांग्रेस का है कि कांग्रेस किस तरीके से उस अलायंस के अंदर है जो अलायंस 370 और 35A की बहाली चाहता है, वो अलायंस जो स्टेट को अंदर दोबारा से वो सिस्टम चाहता है जिस सिस्टम को खत्म करने का दावा बीजेपी कर रही है। अगर यंग जनरेशन के लिहाज से देखें, क्योंकि लगभग 4 लाख तो ऐसे ही लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इसके अलावा भी उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है जो 21 से 29 साल के तौर पर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करना इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पर क्या आसान होगा इशफाक सर? आसान था इसलिए कि अगर हम कुछ एम्प्लॉयमेंट पैकेज को लेकर आते, आसान था इसलिए कि अगर हम कुछ रिसोर्स बनाकर ये बताते कि हम हायर एजुकेशन में ये करेंगे जी, आप लैपटॉप देंगे या 3000 रुपया 10,000 रुपया देंगे जब आप डिग्री फ्री करेंगे, शायद ये ज़्यादा हजम नहीं होगा नौजवानों के अंदर। रिएक्शन कैसा आएगा वो तो अब थोड़ी देर में अभी सोशल मीडिया पर भी सामने आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रो यंग जनरेशन कहेंगे तो मुझे अभी तक वो चीज़ें नज़र नहीं आई जहाँ तक मैंने 5-10 पॉइंट्स को देखा है। ठीक है, एक छोटा छोटा रिएक्शन दिनेश जी आपका, आदर्श जी आपका, कुछ और चीजें दिनेश जी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी लगातार इस इलेक्शन को देख रहे हैं, आपकी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है पिछले 10 सालों के बाद, ये कुछ ऐसी चीजें जो मिस आउट होती हुई नजर आ रही है, अगर वो होती तो शायद ज्यादा बेहतर इंपैक्ट होता है इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का आम जनता के बीच। मैं इशफाक जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि एक कम्प्रीहेंसिव एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या। तो ये अगर बीजेपी नेशनल पार्टी है, पिछले 10 सालों से केंद्र में राज कर रही है, तो बीजेपी को एक कम्प्रीहेंसिव एक डिटेल में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आनी चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर के दोनों रीजन के लोग के यूथ में खासतौर पर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बीजेपी हमारी विशेष एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करेगी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। अब बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, लोग जो मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं, उन्होंने क्या सोच के कैसा मैनिफेस्टो बनाया वो वही जानते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, आदर्श जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, इसमें से अधिकतर जो घोषणा पत्र में चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, जो गृह मंत्री ने वहां पे बोला है, उसमें से वो सब चीजें हैं जो उन्होंने कर चुके हैं पिछले 5 साल में, 10 साल का पीरियड में, वो चीजें वो दिखा रहे हैं। अब सर इंडस्ट्रीज है, 70 इंडस्ट्री के यूनिवर्सिटी के यूनिट पड़े हुए हैं, उनके रिवाइवल के लिए पैकेज देंगे, क्या पैकेज देंगे कुछ पता नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स को लेकर एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से देंगे, आप कहाँ से देंगे। सबसे बड़ी बात जो थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजर्स के लोगों को, जैसे कहते हैं ना, एक लारा लगा के रखा हुआ था कि हम आते ही आपको परमानेंट कर देंगे, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। आतंकवाद की बात की, सरहद के दूसरी पार से ले जाएंगे, ये सब चीजें वो हैं जो चुनावों से पहले भी कहते आए हैं, वो सब चीजें जो कहते आए हैं। अब जो चुनावों के वक्त जिन चीजों की हमें, अब जिस तरह से बिजली की बात कर रही है, सभी ने बिजली फ्री किया, इन्होंने किसानों के लिए फ्री कर दी, उनको उसको कंसेशन दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों के लोगों का ध्यान नहीं था। सबसे बड़ी बात थी लोगों के लिए इसलिए कि उनके स्मार्ट मीटर जो है उन पे बिजली का अधिकतर चार्ज लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट इशफाक सर आपसे, क्योंकि जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस लीडर, उनके तरफ से 4 सवाल सोशल मीडिया एक्स पर निकल कर आए कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा की स्थिति है वो आपके 10 साल में खराब क्यों होती नजर आई, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी शक्तियों का उल्लंघन क्यों हो रहा है, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी कमजोर होती क्यों नजर आई है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने, अब जो गृह मंत्री ने इन तमाम, अभी थोड़ी देर पहले जो बातें की,
उनमें इन तमाम सवालों के जवाब थे? देखिए, इन सवालों का जवाब हो ना हो, मुझे तो ये ज़रूर उम्मीद थी या तो गृह मंत्री साहब या बीजेपी की तरफ से जो चार्जशीट दिल्ली से उस दिन कांग्रेस ने दिया था जिस दिन राहुल गांधी यहाँ आए थे, और 5-8 सवाल उन्होंने पूछे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज उन तमाम सवालों का जवाब भी आएगा और उल्टा कोई व्हाइट पेपर सामने आएगा कि कांग्रेस इन सवालों का जवाब दे। अब वो मुझे नजर नहीं आया। अभी जब गृह मंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कांग्रेस मुख्यालय से और 4 सवाल भेजे गए हैं कि भाई साहब ये भी बताइएगा। उनमें स्टेटहुड एक ऐसा मामला है जिस पर आज भी गृह मंत्री ने कहा कि वो कमिटेड हैं जी। अब जब पूरा सिस्टम ऑन रोल होगा, स्टेट असेंबली बनेगी, उसके बाद स्टेटहुड भी दिया जाएगा, तो लेटेस्ट होप सो वो हो जाएगा। लेकिन जो बुनियादी मसला है, जैसे आज एक बात कही गई कि जब लीज वाला मामला, जो इंडस्ट्रीज का बहुत पुराना मामला है कि लीज जिनकी रुकी पड़ी है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, कितने लोगों का होगा, इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, वो चीज देखने वाली होगी और उससे किसको फायदा होगा, किसको नहीं फायदा होगा, कितने लोग बाहर आएंगे। इंडस्ट्री रिवाइवल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां था क्योंकि ये लगातार कहा गया कि यहां पर इन्वेस्टमेंट आई है। उस इन्वेस्टमेंट का जिक्र इस वाले मैनिफेस्टो में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। जरूर कि एमएसएमईज को सब्सिडी देने, एमएसएमईज को बनाने की बातें कही गई हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें ऑलरेडी ऑन रोल है जैसे हमारे साथी बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पब्लिक रिएक्शन क्या होगा इस पर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो मुझे इससे कम होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक सर आपका, दिनेश जी आपका, आदर्श जी आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को इतना बारीकी से डिटेल एग्जामिन करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के ललकार में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।